हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं योगेश चतुर्वेदी। फ्रेंड्स, पिछले कई सारे वीडियोस में हमने कूलाम के नियम को पढ़ा और कूलाम के नियम से हमने जिस बल की वैल्यू ज्ञात की वो दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल था, इसलिए उसे स्थिर वैद्युत बल भी कहते हैं। लेकिन उस स्थिर वैद्युत बल के फॉर्मूले को देखकर बार बार हमें गुरुत्वाकर्षण बल की याद आती थी, क्योंकि दोनों कुछ कुछ एक जैसे दिखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इन दोनों बलों की कंपैरिजन करने वाला हूं, जिससे हमें इन दोनों बलों में समानताएं और असमानताएं दोनों बहुत अच्छे से क्लियर हो जाने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं स्थिर वैद्युत बल दो स्थिर आवेशों के बीच लगता है, मतलब हमको दो आवेशों की आवश्यकता होगी। और गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं के द्रव्यमान पर लगता है, इसलिए हमको ऐसा कण लेना पड़ेगा जिसमें आवेश भी हो और द्रव्यमान भी हो। ऐसे कण हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg और इस पर चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg और इस पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो सबसे पहले निकाल रहे हैं हम दो इलेक्ट्रॉनों के बीच स्थिर वैद्युत बल। इस बल के लिए फॉर्मूला वही कूलाम का नियम, AQ1Q2/r²। A कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ Q1 मतलब उस पहले ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज और Q2 मतलब दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ये हमने यहाँ चार्ज की वैल्यू रखी, लेकिन आप सोच रहे होंगे इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो नेगेटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव है। तो फ्रेंड्स, कूलाम के नियम में दोनों जो आवेश होते हैं उनका परिमाण लिया जाता है, मैग्नीट्यूड लेते हैं, इसलिए उसमें केवल संख्यात्मक मान होता है, चिन्ह नहीं होता है। यदि आपको कुछ कंफ्यूजन है, आप भूल गए हैं इस चीज को, तो आप कूलाम के नियम का जो हमारा पहला पार्ट है उस वीडियो को जरूर देखें। फिर सेकंड वीडियो में हमने एक ही वैल्यू बताई है, अगर एक ही वैल्यू में कुछ कंफ्यूजन है तो आप उसको देखें और फिर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। अब यहाँ ये जो R है, ये हमने दो इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी ली है। तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं दो इलेक्ट्रॉन R दूरी पर स्थित होंगे तो उनके बीच स्थिर वैद्युत बल इस प्रकार लगेगा। अब इन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? तो गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला होता है Gm1m2/r²। G कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, जिसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। कक्षा 11 में हमने इसको पढ़ा था। M1 M2 दोनों इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान है जो कि समान होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमने ऊपर यहाँ पढ़ा है 9.1 इंटू 10⁻⁻31, ये हमने दो बार लिख दिया। M1 पहला और M2 दूसरा। दूरी वही R ली है, इसलिए R² आ गया। अब इन दोनों की कंपेयर करनी है तो दोनों का डिवाइड करते हैं, भाग लगा दीजिए। तो जब हम दोनों का भाग लगाएंगे ये R² से R² कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बची संख्या को जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपको जो आंसर मिलेगा वो है 0.417 इंटू 10⁻43। अब इसको हम ये 417 को यहां से हटा दें तो लगभग 10⁻43 हमारा बचेगा। तो ये हमने देखा, इसका यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया, त्रियक गुणा कर दिया, तो फिर हमारा आंसर आया FEE लगभग बराबर है किसके? 10⁻43 FG। FEE का मतलब क्या था? दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल, और FG क्या है? उन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये जो रिलेशन है फ्रेंड्स, ये बहुत कुछ बता रहा है। ये बता रहा है कि जो उनके बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल है वो उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10⁻43 गुना है।
मतलब बहुत ज्यादा है स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल बहुत बहुत कम है। इसी के लिए जब हमने दो प्रोटॉनों के लिए कैलकुलेट करके देखा तो दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 36 गुना था। इसी प्रकार हमने एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल देखा और उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल देखा तो हमें पता चला कि स्थिर वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण की तुलना में 10⁻39 गुना ज्यादा है। तो इन तीनों से हमको ये पता चल रहा है कि यदि हम किन्हीं दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल देखते हैं और स्थिर वैद्युत बल देखते हैं तो फिर गुरुत्वाकर्षण बल बिल्कुल नगण्य है और स्थिर वैद्युत बल उसकी तुलना में बहुत ज्यादा है। तो क्या और भी कुछ समानताएं असमानताएं हैं? जी हाँ फ्रेंड्स, चलिए और देखें। तो सबसे पहले हम देखते हैं असमानताएं कि और क्या क्या असमानताएं हैं इन दोनों के बीच। तो जो स्थिर वैद्युत बल है उसका मान गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा बहुत ज्यादा होता है। ये हमने अभी जो सॉल्व करके निष्कर्ष निकाला उससे लिखा है। अगली असमानता देखें तो स्थिर वैद्युत बल का मान आवेशों पर निर्भर करता है, क्योंकि इसके फॉर्मूले में Q1 Q2 आवेश आते हैं, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल का मान द्रव्यमान पर निर्भर करता है, इसका आवेश से कोई लेना देना नहीं है। एक ये असमानता है कि स्थिर वैद्युत बल दो आवेशों के बीच लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के बीच लगता है। तीसरी असमानता है कि जो स्थिर वैद्युत बल है मतलब आवेशों के बीच लगने वाले बल हैं वो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति के हो सकते हैं, क्योंकि समान आवेश होंगे तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा, विपरीत आवेश होंगे तो उनके बीच आकर्षण बल लगेगा। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण प्रकृति का ही होता है। चौथी असमानता है स्थिर वैद्युत बल आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, मतलब माध्यम बदलने से उन आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान बदल जाता है। जैसे दो आवेशों के बीच में अगर वायु है तो बल अलग होगा और उन्हीं दो आवेशों के बीच यदि जल ले लिया जाए तो वैल्यू बल की अलग आती है। यदि आपको इस चीज को समझने में कुछ डाउट हो रहा है, कुछ कंफ्यूजन हो रही है, तो जो सेकंड वीडियो कूलाम के नियम के ऊपर हमने बनाया है आप उसको एक बार जरूर देख लें। तो स्थिर वैद्युत बल जो है वो आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता, इसीलिए इसका नाम है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये चार असमानताएं थी। क्या कुछ समानताएं भी हैं? जी हाँ फ्रेंड्स, दोनों में समानताएं भी हैं। समानताएं कौन कौन सी हैं? दोनों व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। अब इसका ये मतलब होता है व्युत्क्रम में वर्ग। तो आप देखो दोनों के फॉर्मूले में ये दूरी का जो वर्ग है वो व्युत्क्रम में आता है। यहाँ भी F समानुपाती 1/r² है, यहाँ भी F समानुपाती 1/r²। तो जब दूरी का वर्ग व्युत्क्रम में होता है तो उसको बोलते हैं व्युत्क्रम वर्ग का नियम। तो ये दोनों ही नियमों में है। तो ये पहली समानता। दोनों बल निर्वात में भी कार्य करते हैं, मतलब माध्यम में तो करते ही हैं, लेकिन निर्वात में जहां कोई माध्यम नहीं है वहां पर भी ये दोनों बल कार्य करते हैं। ये भी समानता है। दोनों बल संरक्षी बल हैं। अब इस संरक्षी बल का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? संरक्षी बल वे बल कहलाते हैं जिनके द्वारा किया गया कार्य मार्ग पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात आपने कक्षा 11 में इस टॉपिक को जब समझा होगा तो एक बल था हमारे पास घर्षण बल। घर्षण बल कैसा बल था? यदि मार्ग चिकना है तो घर्षण कम होता है, यदि मार्ग खुरदुरा है तो घर्षण ज्यादा होता है। एक बल कक्षा 11 में पढ़ा था हमने, गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल में चाहे खुरदुरी सतह हो या चिकनी सतह हो, वो बीच की सतह पर निर्भर नहीं करता है, वो तो केवल दूरी पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार संरक्षी बल वो बल होते हैं जिनका जो मार्ग पर निर्भर
जिनके द्वारा किया गया कार्य मार्ग पर निर्भर नहीं करता है। तो ऐसा ही हमारा ये आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल भी है। तो ये इसकी तीसरी समानता थी। चौथी समानता है दोनों बल केंद्रीय बल हैं। अब केंद्रीय बल वो बल होते हैं फ्रेंड्स जो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगते हैं। जैसे यहां हमने कोई दो आवेश लिए जो m1 m2 द्रव्यमान के हैं और इन पर आवेश q1 और q2 है। तो यदि हम इस m1 m2 द्रव्यमान के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण बल निकालें तो गुरुत्वाकर्षण बल इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश मतलब q2 पर इस तरफ लगने वाला है और q1 पर इस तरफ लगने वाला है। यदि हम आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल निकालें तो यदि ये दोनों समान प्रकृति के हैं तो इन पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, मतलब इस Q2 पर इस तरफ और Q1 पर इस तरफ। और दोनों अगर विपरीत प्रकृति के भी ले लिए जाएं तो आकर्षण बल लगेगा, मतलब Q2 पर इस तरफ और Q1 पर इस तरफ। लेकिन प्रत्येक स्थिति में जो बल की दिशा है वो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश है। तो जो बल इस प्रकार के हों कि बल की दिशा उन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश है वो बल क्या कहलाते हैं? केंद्रीय बल। तो फ्रेंड्स दोनों बल केंद्रीय भी होते हैं। तो इस प्रकार ये इसमें 4 समानताएं और 4 असमानताएं हमको पता चल गई हैं। तो मुझे उम्मीद है अब आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। आप दोनों में समानता असमानताएं बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।